नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग श्रीमान मोहन राकेश के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं इस पाठ के आधार पर जो इसमें उनके विषय में लिखा है। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ। निधन इनका 3 दिसंबर 1972 को। जन्मस्थान जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। माता पिता बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी पेशे से वकील थे। सांस्कृतिक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। शिक्षा इनकी एमए संस्कृत से लाहौर से, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी में। वृत्ति इनकी रही, पेशा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। स्मारिका के कार्यालय में नौकरी। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा पर अध्यापक बने। कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक। 1962 में सारिका के संपादक। अंत में मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन। कृतियाँ: इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1972, वारिस 1972, सभी कहानी संग्रह। अंधेरे बंद कमरे 1961, नो आने वाला कल 1970, अंतराल 1972, सभी उपन्यास रहे। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, सभी नाटक। पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1973, सभी एकांकी। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत, परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार। नई निगाहों की सवाल, बकलम, खुद लेख निबंध। मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, अनुवाद किया इन्होंने। समय सारथी जीवनी संकलन है। मोहन राकेश की डायरी, निधनोपरांत प्रकाशित। शोध कार्य है नाटक में सही शब्द की खोज, विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। वे 20वीं शती के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। नाटक के क्षेत्र में तो वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतरकारी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं। हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता है। वे रंगकर्मी, अभिनेता या रंग निर्देशक नहीं थे, महज नाटककार थे। किंतु उनके नाटकों की परिकल्पना इतनी ठोस, जटिल और आधुनिक रंग संकल्पना को सृजनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली थी कि आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संगठन संयोजन हुआ उस पर मोहन राकेश की निर्णायक छाप पड़ी। इतना ही नहीं, हिंदी में उनके समकालीनों में अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु, कथ्य और रंग ढंग के जो नाटक लिखे, उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने कार्यों से मोहन राकेश द्वारा लाई गई हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा है। ये दूसरे लेखकों पर भी अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। श्रीमान मोहन राकेश। नाटक मुख्यतः मंच पर दृश्यानुभव के लिए ही लिखा जाना चाहिए। इसका प्रभाव केवल लिखे हुए शब्दों पर नहीं बल्कि अभिनेताओं के व्यक्तित्व, स्वर और अभिनय कुशलता पर, रंगमंच की सजावट और प्रकाश पर तथा अभिनेता एवं दर्शक के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले विशेष वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। नाटक का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है।
किंतु दृश्याभिनय का संपूर्ण प्रभाव देने वाले अनेक उपकरणों में से वह केवल एक उपकरण है। ठीक है। इन सच्चाइयों को मोहन राकेश ने अपने दृष्टिपथ और चिंता केंद्र में रखा और नए ढंग के नाटकों की रचना की। ये अपने असामयिक निधन के समय तक नाटक और रंगमंच की संश्लिष्ट भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर शोधरत थे। 19वीं शती के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में आधुनिक नाटकों का जन्म और विकास हुआ। तब से लेकर अब तक यूरोप और अमेरिका में नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में विपुल प्रयोग हुए। इससे नाटक और मंच दोनों ही क्षेत्रों में युगांतरकारी परिवर्तनों के अनेक चरण घटित हुए। मोहन राकेश इस विश्व परंपरा को अपने ढंग से आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। उनके नाट्य लेखों में मंच सज्जा या दृश्य बंध, वेशभूषा, रूप सज्जा, रंग संगीत और प्रकाश, इन सब की चेतना बराबर रहती आई है। उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकालकर युगों की रोमानी ऐन्द्रजालिक सम्मोहन से उबारा तथा एक नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। इसे रोमांटिक दुनिया से निकालकर यथार्थवादी धरातल पर खड़ा किया। यहाँ प्रस्तुत एकांकी, यह एकांकी है। उनकी पुस्तक अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। एकांकी जैसा नाम से ही स्पष्ट है, एक अंक की बहुत छोटी रचना है और उसकी तुलना प्रायः कहानी से की जाती रही है। नाटक बड़ा होता है साइज में, एकांकी छोटी। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध जापान और इंग्लैंड के बीच में हुआ। जापान में लड़ाई, ये बर्मा में लड़ाई हुई। वहाँ आज़ाद हिंद फौज और भारतीय सेना, आज़ाद हिंद फौज भी भारतीय और अंग्रेज की तरफ से लड़ने वाले भी भारतीय, ये दो भारतीय सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। विश्व युद्ध जो हुआ, भारतीय दोनों तरफ से लड़े। जापान की तरफ से ये आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी, तो वह भी भारतीय लोग उसमें थे। और अंग्रेज़ों की तरफ से जो सैनिक थे उसमें भी भारतीय बहुतायत थे। तो दोनों तरफ से भारतीय ही लड़ रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़के के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सकें। वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर पैसा लाएगा तो बहन के हाथ पीले करेगा। माँ एक देहाती भोली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किनसे किस लिए हो रही है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर की वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है अनेक रूप रंग ग्रहण करती है। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने सधे हाथों द्वारा ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक अपार विषाद मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। ये मतलब एकांकी में क्या दिखाया गया, तो सिपाही जो युद्ध में लड़ने जाता है उसके घर के लोगों की बेचैनी, ये इस एकांकी का मुख्य ध्येय है, यही उद्देश्य है दिखाना। तो सिपाही लड़ते हैं, उनके घर में समस्याएं होती हैं, उनकी बहनों की शादी होने वाली होती है, उनके भाइयों की पढ़ाई लिखाई हो रही होती है, घर में माँ होती है, पिताजी होते हैं। तो घर के अन्य सदस्यों के ऊपर एक सिपाही के युद्ध में जाने के बाद में क्या गुजरती है, उनकी मन स्थिति कैसी होती है, इसको ये एकांकी दर्शाती है। तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे। मोहन राकेश की यह एकांकी
बहुत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। अब हम लोग इस एकांकी का अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं मोहन राकेश ने क्या लिखा। ये उनकी एक विशिष्ट पंक्ति है, कमेंट है। तू हवा और पानी का साथी है। इन्होंने इंसान की ज़िंदगी के विषय में लिखा कि इंसान होता कैसा है। तो तू हवा और पानी का साथी है। जैसे हवा और पानी और नियंत्रित है, तो कोई नहीं कह सकता है कि मनुष्य का जीवन कैसा है। वह बिल्कुल हवा और पानी के जैसा है। उनके साथ मिलकर उनकी तरह ही जी। जीवन में ख्याति या प्राप्ति तेरी उपलब्धि नहीं है, तेरी उपलब्धि तो तेरी खोज है, खोज और जी। इसी को बढ़ाते हुए किसी इलाहाबाद के शायर ने कहा था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, बीए की डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन लिया और मर गए। तो इंसान को उन्मुक्त भाव से जीवन जीना चाहिए, हवा और पानी की तरह। प्रकृति के अन्य तत्वों से मिलकर के उसका शरीर बना, तो व्यक्ति को किसी कुंठा, किसी ग्रंथि से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे स्वतंत्र भाव के साथ जीवन जीना चाहिए। हवा और पानी की तरह जो बंध जाए वो बंधुआ है, नहीं तो बस वह आदमी है। तो आदमी है वह बंधेगा नहीं। हवा और पानी, बहता पानी, रमता योगी और बहता पानी। ठीक है, तो यही है मोहन राकेश की रचनाओं में हम लोग एक स्वतंत्रता का भाव पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिपाही की माँ, यह है एकांकी का नाम। हम लोग जो एकांकी पढ़ेंगे उसका नाम क्या हुआ? तो सिपाही की माँ। इसमें पात्र हैं, कुछ पात्र हैं। बिशनी है, मुन्नी है, कुंती है, दीनू है। एक लड़की, दो लड़की, मानक और सिपाही, इतना कुछ है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या है? देहात के घर का आंगन अंधेरा और सीलदार, नमी है उसमें जमी हुई। आंगन के सीलदार मतलब नमी है। आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हांडियाँ पड़ी हैं। हंडियाँ मतलब बर्तन। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाज़ा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। पर्दा उठने पर बिशनी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हैं और बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की है। बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज़ और कबूतरों की गुटड़ गूं सुनाई देती है। बीच बीच में बिशनी थोड़ा खांस लेती है, फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में बोली, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछकर आती हूँ। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिशनी आंखें मूंदकर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटर गूं का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिशनी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौट कर आती है। क्यों रे, डाक वाली गाड़ी ही थी? हाँ, डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिशनी के मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिशनी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती हैं, मतलब वो चिंता में पड़ जाती है। चिट्ठी जिसका इंतज़ार था वो चिट्ठी नहीं आई। बिशनी ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी बोली, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है। पिल्सन मतलब पेंशन, और कोई चिट्ठी नहीं आई। बिशनी, ये मुँहे जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। पहले हर 15वें रोज़ चिट्ठी आ जाती थी, अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। मुन्नी बोली, मेरा दिल कहता है
कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। मुन्नी बोली, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। ब्रह्मा मीन्स बड़मा। माँ, शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिलती हो। इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिख कर डाल दे। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 हैं जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। प्राण मतलब प्राण, ये लोकल भाषा का प्रयोग है। नदीदे की यह बात तो सोचनी चाहिए। नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए। नदीदा मतलब जिसको दीद नहीं है, जिसको मोह माया नहीं है। ये वो कह रही है कि बिश्नी कितनी बेचैन है बेटे के लिए और बेटा चिट्ठी नहीं लिख रहा है। मुन्नी बिश्ना के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है। मुन्नी बोली, तुम फिकर क्यों करती हो माँ? देख लेना, अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निस्तब्धता, चुप है सब लोग। बिश्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है। मुन्नी धोती तह करते हुए बीच में रुककर, ब्रह्मा के यहाँ से कितनी दूर होगा माँ? ब्रह्मा मतलब बड़मा। चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो उसके मुंह में आता है कह देता है। मुन्नी, चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज़ में बैठकर वहाँ जाते हैं। विष्णु, यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से ब्रह्मा मने बड़मा पानी वाले जहाज़ में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुंदर में पानी वाले जहाज़ देखकर आया था। मुन्नी, ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज़ में ही आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज़ डूब गया हो तो? ऐसी काली जबान न बोल, मुंह अच्छा न हो तो बात तो आदमी अच्छी करे। मानक कहता था जहाज़ इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज़ में आ जाएं। इतना बड़ा जहाज़ कैसे डूब सकता है? मुन्नी बोली संकोच के साथ, माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज़ कोई न कोई जहाज़ डूब जाता है। बिश्नी बोली, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है। वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है। अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज़ डूबने का पता है। मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है। बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। कुंती बोली, बिशनदेई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिश्नी, कुंती। चरखा पूनी अलग हटा देती है। कुंती उसके नज़दीक चारपाई पर आ बैठती है। कुंती बोली, कहते हैं आजकल ब्रह्मा में बड़े जोड़ की लड़ाई हो रही है। यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है? चौधरी रोज़ घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा यह कितना विद्वान है। विद्वान माने विद्वान, जानकार। आज यह जो जी में आए कहले सब सच है। कुंती बोली, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले कर दे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गईं। धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। सब चीज़ें जैसे विलायत चली गई हों। तूने अभी इसके लिए कोई घर वर नहीं देखा? वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती? मानक आए तो कुछ हो भी। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। पर तू देख 14 की तो हो ही गई है। अब घर में रहकर और कितनी बड़ी करेगी? मेरी धन्नों का भी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुठियार हो गई है। अब जल्दी से जल्दी इसे कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं।
लड़ाई का कुछ पता है? बिस्नी बोली, नहीं, वह 4-6 महीने में ज़रूर आएगा। वह कह गया था जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए हैं। हाँ, शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिशनदेई, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है? लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है। लड़की तो दुबली होती जा रही है, तार जैसी पतली। तू कहे तो मैं कहीं जाकर खोज खबर करती हूँ। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि दीन कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफता हुआ आता है। उसके सिर के दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिट्टी से में सने हैं। दीनू बोला, मुन्नी की माँ, आज तो हद हो गई। बिशु, किस बात की हद हो गई? इतना हाँफ क्यों रहा है? दीनू बोला, बताने की बात नहीं, तू बाहर निकलकर अपनी आंखों से देख, कुछ बताएगा भी। बात क्या है? दीनू, बात क्या है? तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी की हद हो गई। बिशनी, क्या फिर वह चौधरी की बेवा? दीनू, नहीं, उसकी बात नहीं है। 2 जवान छोकरियाँ आज कहीं से आई हैं। उनका ऐसा पहनावा है कि तुमसे क्या कहूँ। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टिट फिट चलती है और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी ज़िंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है। मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू मुड़कर, वे तेरे घर की तरफ ही आ रही हैं। मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूं। दीनू बाहर चला जाता है। बिशनी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। 2 बड़मी लड़कियां बाहर से आती हैं। वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं। दोनों के हाथों में एक एक थैला है। बिशनी के कान में फुसफुसाकर कुंती बोली, ये लड़कियां क्रिस्टान हैं। क्रिस्टान मतलब क्रिश्चियन। बिशनी उसका मतलब न समझकर प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखती है। उसी स्वर में, क्रिस्टान होती हैं जो मर्दों को घरों में रखती हैं और आप बाहर घूमती हैं। ये आम आदमी, गांव का आदमी क्रिश्चियनिटी के विषय में क्या जान रहा है? ईसाइयत के विषय में वो अपने विचार हैं उनके। लड़की बोली, पहली लड़की जो आई थी सो, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। दूसरी लड़की, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। एक पहली लड़की, हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहाँ से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर तक पुरानी धर्मशाला में पड़ी हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ। कुंती बिशनी के कान के पास, ये लड़कियाँ क्रिस्टान नहीं हैं, इनके लक्षण अच्छे नज़र नहीं आते। बिशनी लड़कियों को चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए, हाय री, तुम इस तरह भी क्यों मांग रही हो? देखने में तो अच्छे घर की नज़र आती हो। पहली लड़की, पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख माँ का ही आसरा है। जापानी जहाज़ों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है। रोज़ वहीं गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती हैं माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है। फौज को छोड़कर और कोई वहाँ नहीं रहा। ज़रा आगे आकर माँ यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है। इससे पूछो ब्रह्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। बर्मा की राजधानी है रंगून। हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी। हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। विष्णु और मुन्नी एक साथ, तुम लोग बर्मा से आई हो? हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आई हैं। वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं। माँ जी, आज हम लोग आप लोगों के ही आसरे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घरों से मिल जाता है उसी से अपना काम चलाते हैं।
बात काट कर क्यों री, बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है, वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं तो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चलकर आई हो? जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदल पड़ती हैं। हम में से एक औरत एक दलदल में फंसकर वहीं रह गई। माँ ये कहती हैं कि वहाँ से पैदल आई हैं, और चौधरी कहता था कि वहाँ पानी वाले जहाज़ से जाते हैं। जी, असली रास्ता जहाज़ का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज़ों को रास्ते में ही डुबो देते हैं, और हम लोगों को जहाज़ मिलते भी नहीं। जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं। बिस्नी सिहर कर, जब जहाज़ डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज़ों पर आते जाते हैं? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। फौजी लोग समुंदर में जाकर लड़ते हैं माँ जी। जहाज़ों में लड़ाइयाँ होती हैं। उधर से जापानी जहाज़ गोले चलाते हैं और उधर से अंग्रेज़ों के जहाज़, ऊपर से हवाई जहाज़ मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती हैं। वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे निशक्त हो रहे हैं। तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते। नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। सिहर कर, हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या ज़रूरत है? उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भागकर क्यों आएगा? वे इतने अनजान थोड़े ही हैं। आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। कुंती, यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। बिस्नी, मुन्नी सामने आ जाती है। जा अंदर से हंडिया से कटोरी भरकर चावल ले आ। मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है। कुछ क्षण खामोशी रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। बिस्नी सिर उठाकर, क्यों री, ब्रह्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है? दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी। पहुँच जाएं तो महीना 20 दिन में पहुँच जाएं, और ना पहुँचें पाएँ तो कभी ना पहुँच पाएँ। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल हैं, फिर जंगली जानवर हैं, और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी थीं। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती तो वहाँ जापानी सिपाहियों की। सिहर कर उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। हाय बस करो। बिस्नी अपने पल्ले से आंखें छुपा लेती हैं। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है। अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती हैं। कुंती चारपाई सरकाकर बिस्नी के मोढ़े के पास आ जाती है। कुंती बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर बिसंदेही। बिस्नी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। कुंती, तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है? क्या पता है ये ब्रह्मा से आई हैं या कहाँ से आई हैं? मुझे तो इसका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां हैं कि। मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है, बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए। माँ, मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो वहाँ उतनी ही फिक्र होगी। आंखें पूछती हुई, मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हों और इसलिए उन्हें चिट्ठी न लिखी हो। ठंडी सांस लेकर, क्या पता। मेरा दिल कहता है भैया आप ही आएंगे। बिस्नी कुछ न कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। कुंती अपनी ही सोच से जागकर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती हैं फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। बिस्नी, क्या मालूम। मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है।
बिस्नी तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी न आई तो वह आप ही आएगा। मुन्नी लार से माँ के गले में बाँह डाल देती है। बिस्नी उसे चूम कर और साथ सटा लेती है। पर्दा गिरता है। ये दूसरा दृश्य हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सेकंड वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।